अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के खुसूसी नशरियात मेरा घर मेरी जन्नत में हूँ आपका मेज़बान रिजवान अली अहमद और मेरा साथ दे रही हैं नादिया मिर्जा। कोरोना इन्फेक्शन के हवाले से जहाँ बहुत सारी पेशरफ्त हो रही है वहाँ पर हमें एहतियाती तदाबीर का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। बारहा ये पैगाम आप तक पहुँचाया जाता है कि बहुत सारी इत्तलात बहुत सारे ममालिक से ये आती हैं कि वहाँ पर अब कर्व स्ट्रेट होना शुरू हो गए, यहाँ पर अमवात में कमी आना शुरू हो गई है, नए मरीजों की जो तादाद है उसमें कमी वाक़ई होना शुरू हो गई है, नए केस रिपोर्ट नहीं हो रहे। लेकिन हमारा मामला थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से है कि हमारे यहाँ पहला केस उन ममालिक से काफ़ी देर के बाद रिपोर्ट हुआ था, इसलिए हमें उनको फॉलो करते हुए सिर्फ जो एहतियाती तदाबीर वहाँ पर अपनाई गई उन्हीं को फॉलो करना है, बजाय इसके कि हम वहाँ पर अगर टेस्ट और जो इन्फेक्टेड केसेस की रेट्स अगर कम होना शुरू हो गए तो हम अपने लिए ये समझे कि एहतियात करना अब ज़रूरी नहीं है। एग्जैक्टली जिस तरह से रिजवान हमें ये बात कर रहे हैं और इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ वो जो ऐप है जो हमारे और आपके यकीनन सबके स्मार्टफोन सबके पास है उन पे होगा, उसके मुताबिक जो पाकिस्तान में इन्फेक्टेड हैं या जो पाकिस्तान में कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो 14,000 क्रॉस कर चुके हैं। तो जब बार बार ये बात हो रही है और सबसे अच्छे जो पॉजिटिव साइन हमने इस बहरहाल देखा है वो सिंध गवर्नमेंट, जहाँ पे जो रेट 12.5 था वो रेट 8 पर आ गया है। तो वहाँ पर एक तरफ एहतियात का गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं जो अगले आने वाले टाइम पे या वक्त में हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। अवाम में कितना सीरियस लिया जा रहा है, खासतौर पर रमजान की आमद के साथ ही कराची के बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ पर सीरियस नहीं लिया जा रहा, लेकिन उसके बावजूद अब तक के जो हुकूमती इक़दाम है उससे रिजल्ट तो आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ताजिर बिरादरी को लेकर आज भी बहुत ज्यादा तशवीश है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन वही वाली बात जो कल हम असद उमर साहब से भी रिजवान बात कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि नंबर्स बढ़ेंगे और बढ़ने ही थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बरवक्त इक़दाम हुकूमतों की जानिब से किए जा रहे हैं तो उसमें जो एक अंदेशा था उससे हम बेहतर सूरत हाल पे तक खड़े हुए हैं। और एक अहम बात यह है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद हम अगर चूंकि बाहर बहुत कम निकल रहे हैं या महदूद वक्त के लिए बाहर निकलते हैं तो हमें कोरोना अफेक्ट नहीं करेगा। तो यकीन कीजिए एक कोरोना पेशेंट एक पॉजिटिव जिसमें अलामतें नहीं है, ये खामोश बीमारी है और इसकी अलामतें फौरन जाहिर नहीं होती, ट्रांसफर होने के बाद भी 2 दिन तक अलामतें इसकी जाहिर नहीं होती और बहुत सारे लोग ऐसे जिनमें अलामतें जाहिर नहीं होती और माहिरीन इस हवाले से कह चुके हैं अब ट्रांसफर का बायस भी बन सकते हैं इस कोरोना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि हमें एहतियात करनी है। एहतियात जब तक नहीं करेंगे और ये एहतियात ही का नतीजा है, जहां हुकूमती इक़दाम हैं, डॉक्टर्स ने बर वक्त मुतला कर दिया, हमें एहतियाती तदाबीर के हवाले से बता दिया कि हाथ धोने के साथ साथ हमें अपनी सफाई कैसे रखनी है और फासला कैसे रखना है, समाजी फासला कैसे इख्तियार रखना है। इन चीज़ों से हमें फ़ायदा ये हुआ है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 14,000 केसेस 26 फरवरी से लेकर अगर हम बात करें 28 अप्रैल 2 महीने से ज़्यादा के दिन बनते हैं ये, और अभी तक हमारे केसेस 15,000 तक नहीं पहुंचे और अमवात की शरह बाकी ममालिक से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है और इसमें ज़रा खतरनाक हद तक इजाफा नहीं हुआ कि मोर्टेलिटी रेट तो हमारा कम है, इम्यून सिस्टम हमारा कदरे बेहतर है और फिर जो 9 स्ट्रक्चरल चेंजेस जो इस वायरस में आई थी। और अभी मैं एक लेटेस्ट रिसर्च कहीं पे पढ़ रही थी, वहां पर उन्होंने बताया था कि अब जो चेंजेस आ रही हैं उसके सिम्टम्स में भी कदरे चेंजेस है। एक तो ये कि कुछ लोग तो ये कि कुछ लोगों के सिम्टम्स नहीं है, उनको फील ही नहीं होता कि वो कोविड-19 पॉजिटिव है, लेकिन दूसरी तरफ जो एक रेगुलर सिम्टम्स थे या रूटीन के कि जी आपका गला खराब होना है या आपको बुखार होना है, आपको खांसी होनी है, उसके साथ साथ अब जो है वो आपके बॉडी एक का भी आ रहा है कि आपके जिस्म में दर्द हो सकता है, उसकी कंप्लेंट्स भी हैं और उसके साथ साथ हेडेक की कंप्लेंट्स भी हैं। तो मुख्तसर ये कि किसी भी चीज को सोच के नजरअंदाज नहीं करना, अपने आप को भी मॉनिटर करना है और अपने आसपास अपने प्यारों को, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने साथ रहने वालों को, अगर कोई सर दर्द की शिकायत कर रहा है, अगर कोई गले दर्द की शिकायत कर रहा है, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ रिजवान, अभी 2-4 दिन पहले ही मेरा किसी से एक इंटरेक्शन हुआ, उनका जी मुझे मैंने कहा तबियत ठीक है, उनका जी कुछ नहीं है बस गला खराब है, मैंने आज तो फिर उनका नहीं गला खराब है, थोड़ी सी रात में खांसी हो जाती है, थोड़ा सा बुखार हो जाता है। तो जब मैं पूछती गई तो वो थोड़ा थोड़ा करके बताते रहे। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि लोग इजी ले रहे होते हैं, उनके अपने घर वाले इजी ले रहे होते हैं कि नहीं कुछ नहीं है, हल्का सा बुखार है, वो सिम्टम्स नहीं है। तो सिम्टम्स नहीं भी हो सकते, सिम्टम्स चेंज भी हो सकते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा केयर करनी है। कुछ अरसा है, इंशाअल्लाह ताला हम इस जंग को जीत लेंगे। और फेसबुक का एक ऑप्शन जो कि आपके ऑप्शंस में स्मार्ट मोबाइल के अभी एप्लीकेशन की बात की नादिया ने, तो फेसबुक भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर भी कोविड-19 के हवाले से आपको एक खास तौर पर हैशटैग के साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पर दस्तियाब है।
पाकिस्तान में वो लोग जो कोरोना पॉजिटिव निकले उनको करंटीना किया गया और उनकी तशवीशनाक हालत के हवाले से भी और जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया इस हवाले से भी बहुत सारे वीडियोज भी वहां पर मौजूद हैं। बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हैं, बहुत सारी तकालीफ ऐसी हैं कोरोना पेशेंट्स में जो कि रात के वक्त ज़्यादा सीवियर हो जाती हैं, उनमें बुखार की और सांस लेने में दुश्वारी के हवाले से। और जो अभी तक जैसे नादिया ने आपको बताया कि सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ खितों में इसके सिम्टम्स वेरी कर रहे हैं। बॉडी एक्स के साथ साथ मस्कुलर पेन्स के हवाले से भी कहा जा रहा है और सिर्फ लंग्स पे अटैक नहीं कर रहा है। इसके हवाले से ये ताज़ा तरीन कुछ इन्फॉर्मेशन जो अमेरिका से आई है वो ये है कि ये ब्रेन को भी अटैक कर रहा है, ऑक्सीजन सेल्स को और खासतौर पर खून को जहां तक ये मुतासिर करता है। हमारे साथ अगर कोई मेडिकल एक्सपर्ट होंगे तो हम उनसे यकीनन जानेंगे कि पाकिस्तान में अभी तक जो केसेस आए हैं उनमें क्या सिर्फ जो कोरोना पेशेंट्स हैं उनको सिर्फ लंग्स की सांस लेने की दुश्वारी है, लंग्स की प्रॉब्लम्स हुई हैं या उन्हें बाकी प्रॉब्लम्स भी हुई हैं, क्योंकि अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि इस बीमारी के आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। अभी तो फिलहाल इसकी अलामात और इसकी तशखीस, टेस्ट के बाद इसको 15 दिन के लिए 14 दिन के लिए करंटीना और उसके बाद दोबारा टेस्ट होते हैं, 2 से 3 टेस्ट होते हैं जिसके बाद मरीज को घर जाने की इजाजत मिल जाती है अगर उसका कोरोना नेगेटिव आता है। लेकिन अभी कुछ इत्तलात नादिया ऐसी भी आ रही हैं कि बहुत सारे लोग जो ठीक हो रहे हैं कोरोना से, पहले ये खबर आई थी कि उनमें ऐसे एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं जो कि कोरोना के खिलाफ बड़े कारआमद होते हैं। उनके लिए प्लाज्मा अगर उनका लेकर पेशेंट्स को ठीक करने के हवाले से भी टेक्निक इस्तेमाल की गई। लेकिन एक नई रिसर्च जो कि अमेरिका से आई है, अगेन उसमें ये कहा गया कि सबूत नहीं मिले। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें एंटीबॉडीज हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़ी शरह ऐसे लोगों की भी है जिनमें एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हुए और उनको दोबारा कोरोना हो भी सकता है। काम हो रहा है और डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, तो इस वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ एहतियात करनी। अच्छा, जहाँ एहतियात की बात है, रिजवान कल हमें पता चला सोशल मीडिया के जरिए इमरान इस्माइल साहब जो कि गवर्नर सिंध है, उनकी भी एक ट्वीट के जरिए कि वो उनका भी जो टेस्ट आया कोरोना का कोविड-19 का वो पॉजिटिव आया। अब यहाँ पर जरूरत इस चीज की है और फिर जब पूरा मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ जगहों पे हमने देखा कि उनके मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्शन रहा, उनकी मुख्तलिफ लोगों से मीटिंग्स रही, तो मैं यहाँ पर गवर्नर साहब शायद हमारे साथ होंगे भी अभी थोड़ी देर में, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, हम उनका इंतजार कर रहे हैं, वो कमिटेड। तो सवाल यहाँ पर यह है कि वो एहतियाती तदाबीर जो हम बार बार सबको कह रहे हैं, तो ये जो लोग हैं जो रोल मॉडल्स हैं, जो इन ओहदों पर हैं, उनको देखकर उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनकी एक फैन फॉलोइंग है, उनके फॉलोअर्स हैं पॉलिटिकली डेफिनेटली उनके जो भी, तो वो उनको देखते हैं। गवर्नर साहब कई जगहों पे मुकम्मल एहतियात भी उन्होंने की भी होती है, हमने देखा कि उन्होंने ग्लव्स भी पहने हुए हैं और उसके साथ साथ उन्होंने मास्क भी लगाया हुआ है, लेकिन कई जगहों पर हमने ये भी देखा कि उन्होंने थोड़ी सी एहतियात नहीं वो कर सके। तो इमरान इस्माइल साहब का जिक्र हो रहा है गवर्नर सिंध का, और गवर्नर सिंध हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इमरान इस्माइल साहब। जी वालेकुम सलाम। इमरान इस्माइल साहब, अब आपकी तबीयत कैसी है? तभी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है जो मैं आपको बता सकूं कि हाउ आई एम फीलिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ कि मेरा ख्याल है कि टेस्ट में ना कराया होता मैंने तो मुझे ये अंदाजा भी नहीं होता कि आई एम सफरिंग पॉजिटिव ऑन दिस। अच्छा, तो आपकी तरफ से वो जो मैसेज है जो बारहा दिया जा रहा है पीटीआई की गवर्नमेंट से भी, वजीर आजम साहब की जानिब से भी, कि हमने डरना नहीं है लड़ना है, तो मेरा ख्याल है इस पर आप मुकम्मल तौर पर अमल पैरा हैं। जी ऑफ कोर्स, इससे डर के तो आप नहीं रह सकते, ज़ाहिर है इससे लड़ना भी है और इससे बचना भी है हमने, और जिनको नहीं हुआ वो उससे बचें, जिनको हो गया वो उससे लड़ें, वो लड़े। अच्छा गवर्नर साहब, मुझे एक और बात जानिए, ये बताएं कि ये बदएहतियाती कहाँ हुई है? मतलब आपका किसी से इंटरेक्शन हुआ है, आप कहीं वो एहतियात करने से रह गए हैं, आपने कहीं पे बात नहीं लगाया, कहीं आप किसी से हाथ मिला लिया है, हुआ क्या? नहीं, ऐसा तो मुझे कोई चीज याद नहीं आ रही कि कहाँ मैंने बदएहतियाती की हो, लेकिन जो मैं लास्ट मैंने जो दौरे किए हैं जिसमें मैं इंटीरियर की तरफ गया था, उसमें शायद वहाँ पे लोगों को इतने एजुकेट नहीं किया गया कोरोना के एहतियात के बारे में कि वो शायद उन्होंने उसको बालाए ताक रख के वो बड़े नजदीक भी आए और तस्वीरें भी खिंचाने के शौक में और मिलने के लिए भी लोग अपना जमा होते गए, और उनको सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से थोड़ा सा मुश्किलात वहाँ पेश आई। ठीक है। अच्छा, आपने अपनी फैमिली का टेस्ट करा लिया गवर्नर साहब? आपकी फैमिली का हो गया या जो आपके कॉन्टेक्ट से ट्रेसिंग हुई जिन से आप मिले? जी, मैंने अपनी पूरी फैमिली का, गवर्नर हाउस के स्टाफ का जो मेरे साथ इन टच रहते हैं ऑफिसर्स का, सबका टेस्ट करा लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह किसी का भी पॉजिटिव नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह।
जी रिजवान कुछ कह जी गवर्नर साहब, बहुत सारे लोग आपसे मिलते हैं और जितने भी लोग आते हैं गवर्नर हाउस में या ऑफिशियली जो मिलते हैं उनका तो ट्रैक रखा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं आपसे, जैसे ताजिर इत्तेहाद के बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो अब TTQs की तरफ जा रहे थे हम कि ट्रेसिंग करनी है, टेस्टिंग करनी है और फिर उसके बाद क्वारंटाइन करना है। अब ये मामला जब आपको कोरोना पॉजिटिव हुआ है, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, तो अब समझते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जरूरत है अब खासतौर पर सिंध में। देखिए, मैंने इसीलिए कल जैसे मुझे ये इल्म हुआ कि मुझे कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है टेस्ट मेरा, तो मैंने उसी वक्त जो है यहाँ पे ट्वीट अपनी कर दी थी ताकि सारे दोस्त यार और जो मेरे से मिलने आए थे, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, सब अपना अपना टेस्ट फौरी तौर से करा लें। मैंने अमूमन ये देखने में आया कि ये जिसको भी होता है वो इससे कुछ या शर्माहट से या आई डोंट नो क्यों वो इसको ऐलान नहीं करते कि उनको हुआ है, जो कि एक बड़ी मायूब सी बात है कि अगर किसी को भी हो तो उसमें कोई घबराने की या शर्माने की या ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों से शेयर ना कर सकें। फौरी तौर से शेयर करें ताकि दूसरे लोग जो आपसे मिले थे कम से कम वो इस चीज से बच सकें और वो फौरी तौर से अपना टेस्ट करा लें ताकि उन्हें भी इल्म हो जाए कि उनके साथ ये मामला हुआ है कि नहीं। जब इमरान इस्माइल साहब, हम देखते हैं कि बहुत सारे सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं सांस लेने में दुश्वारी के साथ साथ, और अभी कुछ देर पहले हम ये रिपोर्ट भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे थे कि अब कुछ सिम्टम्स डिफरेंट हो रहे हैं। आप अपने तबीब के साथ राब्ते में हैं, डॉक्टर साहब को मॉनिटर कर रहे हैं इस हवाले से क्या? जी, मैं अपने डॉक्टर के साथ बिल्कुल राब्ते में हूँ और वो मुझे गाइड भी कर रहे हैं। इसमें एक्चुअली ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो ज्यादा रोल प्ले करती है, जिसको आपको मॉनिटर करना पड़ता है कि ये वो ऑक्सीजन आपका लेवल कम ना हो। अगर वो कम हो तो आप फरमा रहे हैं कि आपको कोई सिम्टम्स नहीं थे, तो फिर टेस्ट की जरूरत कौन सा ऐसा पॉइंट पर था जिससे आपने सोचा टेस्ट करवाया जाए? मैंने परसों मुझे थोड़ा सा बुखार और कुछ जिस्म में दर्द महसूस हुआ था। तो ये दोनों सिम्टम्स जो है इंडिकेटर्स हैं इसके कोरोना के, तो मैंने उसी वक्त अपने स्टाफ को कहा कि मुझे टेस्ट इसका करवा दें और जैसे टेस्ट कराया तो पॉजिटिव है। ओके फाइन। अच्छा गवर्नर साहब, क्योंकि आप गवर्नर सिंध हैं और सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी की वफाक की जो इस वक्त एक जंग चली हुई है, मैं माजरत के साथ अगर आप बात कर सके, आप बहैसियत गवर्नर सिंध कितने मुतमईन नजर आते हैं? क्योंकि सरकार ऐलानात टीवी पे आके कुछ कर रही है, ग्राउंड रियलिटी हमें कहीं कहीं कुछ और भी दिखाई दे रही है, तो आप कितने मुतमईन हैं? लोग वहाँ पे कितने मुतमईन हैं? ताजिर बरादरी के इश्यूज हैं वो एड्रेस नहीं हो रहे, इन चीजों पे कहीं ना कहीं आपको लेकनेस दिख रही है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट अपनी एक स्ट्रेटेजी पे चल रही है और ये जरूरी नहीं कि मेरा उससे इत्तेफाक हो तो ही वो ठीक हो। मुमकिन है कि जो उनकी स्ट्रेटेजी है वो ठीक हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमने ज्यादा उसको लॉकडाउन की तरफ चले गए। हमें इसको थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा, स्मार्टली इसको मूव करना पड़ेगा। ये बिल्कुल कर्फ्यू लाइक लॉकडाउन जो है ये किसी शहर में भी पाकिस्तान के ये मुमकिन नहीं है, हम कर नहीं पाएंगे, ना हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारी इकॉनमी और हमारे जो लोगों के हालात हैं वो डिफरेंट हैं, कदरे डिफरेंट हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें अपनी चीजें देखते हुए करना चाहिए। मैं कल भी एक इंटरव्यू देख रहा था एक फॉरेन टेलीविजन के ऊपर बिल गेट्स का, उसमें बिल गेट्स भी यही कह रहे थे कि जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं एशिया के, वो ममालिक तरक्की पजीर हैं या कम तरक्की याफ्ता हैं, उन्हें लॉकडाउन जो है वो रास नहीं आ सकता, वो कर नहीं पाएंगे उसको। ठीक है गवर्नर साहब, अभी हम देख रहे हैं कि चूंकि आपको बात करने में भी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन जिस तरह के आप सिंबॉलिक ओहदा भी है आपका, एक इम्पॉर्टेंट ओहदा भी है। अब कोरोना से बचने के लिए आपने कहा कि लॉकडाउन की तरफ हम नहीं जा सकते, हम मईशत को भी नहीं रोक सकते, लेकिन हमने कोरोना से बचाव भी करना है। कौन कौन से ऐसे इकदाम हैं जो आप समझ रहे हैं कि अभी तक वो नहीं किए गए सिंध हुकूमत की तरफ से, या फिर ओवरऑल पाकिस्तान में वो नहीं हुए और वो होने चाहिए? देखिए, वजीर आजम साहब खुद इस चीज को मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। वो तमाम वज़रा आला के साथ एक टेली कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर मीटिंग करते हैं, वहाँ सजेशन आती हैं, फिर NCOC के इजलास असद उमर हेड कर रहे हैं, वहाँ से भी सारी तजावीज बन रही हैं। तो कोशिश ये है कि तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लेकर इस तरह के फैसले किए जाएं जो पूरे मुल्क में यकसा तौर से नाफिज हो सके, न सिर्फ ये कि एक सूबे में हो जाए, एक में ना हो, या एक शहर में हो जाए दूसरे में ना हो, जिससे लोगों को तकलीफ होती है। प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त ईद का सीजन है, रमजान का सीजन है,
اور لوگوں نے سارا سال اس کا انتظار کیا ہوتا ہے اور اپنا پیسہ سارا اس میں لگایا ہوتا ہے کہ اس میں شاپنگ بھی زیادہ ہوتی ہے, لوگ بازار میں بھی جاتے ہیں, اور اس وقت ہم بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری ایک مجبوری ہے, وہ آئی ایگری ود دیٹ. لیکن اس مجبوری کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ ان لوگوں کی مجبوری بھی دیکھنی ہے جو بالکل فائنینشیل کرنچ میں آ گئے ہیں. بہت سارے سفید پوش لوگ ایسے ہیں جو آپ سے راشن لینا پسند نہیں کرتے یا آپ سے کسی قسم کی امداد یا مدد نہیں چاہتے, علاوہ اس کے کہ ان کا اپنا کاروبار چلے, ذریعہ معاش وہاں سے چلے, تو ہمیں ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ ان کو ہم کیسے سنبھالیں گے. بالکل ٹھیک ہے عمران اسماعیل صاحب, ایک بات ہے اور تو کہ شاید موقع نہیں ہے لیکن پھر بھی کرنا ضروری ہے. یہ جو باتیں آ رہی ہیں نا کہ ایک پالیسی ہونی چاہیے, یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے, خاص طور پہ سندھ اور وفاق کو لے کر, چاہے وہ صحت کے معاملے ہوں چاہے وہ تعلیم کے معاملے ہوں. اب یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جو 18 امینڈمنٹ کے بعد جو پالیسی ایک یکسوئی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی, چاہے وہ صحت کے معاملات اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے معاملات. آپ کے پاس اب کراچی والوں نے کے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ کراچی والوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا, لیکن پی ٹی آئی کی جو پالیسیز ہیں, جو قانون سازی جو وہ یہاں پہ کر رہے ہیں, جو وہ کراچی میں وہ نہیں کر سکتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے 18 امینڈمنٹ کو ریویو کرنے کا, اور خاص طور پہ کچھ چیزیں اسپیشلی ایجوکیشن اور ہیلتھ یہ وفاق کے ساتھ ہو, یا اس میں فردر کوئی امینڈمنٹ ضرورت ہے؟ دیکھیے, جب بھی وفاق چاہے صوبوں کی مشاورت کے ساتھ ریویو کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, ہر چیز کو ریویو کیا جا سکتا ہے, تو ریویو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. 18 امینڈمنٹ کو ختم کرنے کی خواہش کسی کی نہیں ہے, کوئی نہیں چاہتا کہ ختم ہو. امینڈمنٹ ضرور ہو سکتی ہیں, بہتر ہو سکتی ہے, اس کے اندر کوئی بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے, کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو فالٹ لیس بن گئی ہو. ہر چیز کے اندر فالٹ رہتی ہے, کیونکہ پرفیکٹ تو صرف اللہ کی ذات ہے, اس کے علاوہ تو کوئی چیز دوسری پرفیکٹ ہو نہیں سکتی. تو نتھنگ از پرفیکٹ, کوئی پرفیکٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے, اس کے اندر بھی گنجائش ہوگی ٹھیک ہونے کی. اگر صوبے چاہیں تو ضرور اس کو ریویو کیا جا سکتا ہے. آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر کی کہ اس کو وہ سینٹرلائز ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ریویو کی گنجائش ہے, اس کو ریویو کرنا چاہیے. اور اسپیشلی 2 سیکٹر جن کا آپ نے ذکر کیا, ایجوکیشن اور ہیلتھ, اس کے اندر واقعی اس طرح کی گنجائش موجود ہے کہ اسے ریویو کیا جائے اور اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کی جائے. ٹھیک ہے گورنر صاحب, ہم وہ قوم ہے پاکستان جس نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا, سیلاب آئے, زلزلہ آیا, بہت ساری آفتیں آئیں, اور ہم ہمیشہ مزید نکھر کر سامنے آئے ہیں. اب آپ بھی کورونا سے متاثر ہوئے ہیں, حوصلہ کتنا بلند ہے, اور لوگوں کو جو اس سے متاثر ہوئے ہیں ابھی تک اس کی وجہ سے مشکل کو فیس کر رہے ہیں, ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ کیا موٹیویٹڈ رہیں, پازیٹیو رہیں؟ دیکھیں, اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. لوگ پاکستان میں یہ سمجھنے لگے ہیں کہ جسے کرونا ہو گیا بس اس کا تو ٹکٹ کٹ گیا, اس نے تو نکل نہیں جا رہا. تو لوگوں کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ ایسا کوئی ہے نہیں سلسلہ, یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کو ہو گئی تو وہ اس کا کنفرم ٹکٹ ہو گیا, اس نے نکل جانا ہے. یہاں پہ ہم نے اس سے فائٹ کر سکتے ہیں, احتیاط کر سکتے ہیں, اور یہ احتیاط جو ہم کوارنٹائن کرتے ہیں یہ صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو اس سے بچا لیں, دوسرے لوگوں کو اس سے بچا لیں. آپ سے محبت کرنے والے لوگ, آپ سے پیار کرنے والے لوگ, آپ کو اس سے دوری آپ کو رہنا پڑتا ہے اس میں, تاکہ آپ ان کو اس سے بچا لیں. ٹھیک ہے. اچھا گورنر صاحب, کراچی اور سندھ کی حد تک آپ کو لگ رہا ہے, ابھی تو ظاہر سی بات ہے آپ خود سیلف آئسولیشن میں ہیں, آپ کے لیے شاید ظاہر ہے وہ ایکٹیویٹیز, لیکن اس سے پہلے تک جو سندھ میں جس طرح سے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, جو ان کی کیپیبلٹی ہے وہ اپ ٹو دی اسٹینڈرڈ ہے, ایک گنجان آبادی شہر ہے, خاص طور پہ سندھ کی, کراچی کی اگر میں بات کروں 2.5 سے 3 کروڑ کی آبادی, وہاں پہ اگر ہم یہ بتاتے ہیں کہ 4,000 ٹیسٹ ہو گئے, 3,000 ٹیسٹ ہو گئے, تو کیا یہ سفیشینٹ ہے؟ نہیں, ٹیسٹ تو پورے پاکستان میں, صرف کراچی کیا پورے پاکستان میں جو ٹیسٹ ہم نے رن کیے وہ نمبرز تو کچھ بھی نہیں ہے. ویری میگر نمبر آف ٹیسٹ دیٹ وی ہیو رن سو فار. تو ہمیں تو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہر صورت میں اپنی بڑھانی پڑے گی, ہمیں مزید PCR لیبز بنانی پڑیں گی, مشینیں لگانی پڑیں گی. اور اگر آپ سندھ کی بات کریں تو صوبہ سندھ میں بھی پورے پاکستان کی طرح ٹیسٹ کی جو تعداد ہے وہ انتہائی کم ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ گورنر صاحب ہم سے بات کرنے کا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, ہماری سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور رضوان شاید بریک کی طرف. جی بالکل, اور اس وقت یہ ٹرانسمیشن ہماری جاری رہے گی. اس ٹرانسمیشن میں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
पाकिस्तान का नंबर 1 डेटा नेटवर्क Zong 4G लाया मेगा डेटा ऑफर। अब पूरा हफ्ता रात 1 से सुबह 9 बजे तक करें 50 GB के लगातार डाउनलोड। अभी *808 हैश मिलाएं और 100 रुपए के लोड में पूरा हफ्ता तेज तरीन डाउनलोड के मजे उड़ाएं। Zong 4G की हर 200 रुपए या ज्यादा की रिचार्ज में पाएं 1 GB डेटा बिल्कुल फ्री। ऑफर एक्टिवेट करने के लिए अभी *99 हैश डायल करें। एक नई ऑफर, एक नया ख्याल। Zong 4G। दूर मुझसे ना जाना मेरी माँ, देख मैं बड़ा। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से बच्चे माओ को कैंसर हो जाने की वजह से अपने बचपन से दूर हो गए हैं। आए सब मिलकर अपनी ज़कात शौकत खानम अस्पताल को देकर इनके प्यारों का इलाज करवाएं और मासूम बच्चों का बचपन उन्हें वापस लौटाएं, क्योंकि बचपन तो माँ की जिंदगी से है। डोनेट ऑनलाइन या घर बैठे ज़कात व प्यार देने के लिए अभी कॉल करें। Zong 4G दे रहा है अपने तमाम कस्टमर्स को Zong मिनट्स रोजाना सिर्फ 2 रुपए बाशमुल टैक्स में। अभी *45 हैश मिलाएं और रहें ऑलवेज कनेक्टेड। Zong 4G। Zong 4G की हर 200 रुपए या ज्यादा की रिचार्ज में पाएं 1 GB डेटा बिल्कुल फ्री। ऑफर एक्टिवेट करने के लिए अभी *99 हैश डायल करें। एक नई ऑफर, एक नया ख्याल। Zong 4G। नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारी नशरियात मेरा घर मेरी जन्नत जारी है। इस ट्रांसमिशन में हम बारहा मतलब ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको फैक्ट्स आप तक पहुंचाएं, वो तमाम मसाइल उनके ऊपर भी बात हो सके जिस कोरोना की वजह से, इस वबा की वजह से हमें फेस करना पड़ रहा है, चाहे वो हमारे ताजर बरादरी हो, हमारे रोजगार से वाबस्ता लोग हों, हमारी मैशत से जुड़े हुए, या फिर समाजी खिदमात पर अंजाम देने वाले लोग हों, या फिर डॉक्टर्स हों। इन सबसे हमारी कोशिश है कि हम मसाइल और उनके हल के हवाले से गुफ्तगू कर सकें ताकि आप घर बैठे तमाम मालूमात और इसीलिए हमारे साथ जमील पराजे साहब मौजूद हैं, जो कि सिंध ताजिर इत्तेहाद के सदर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जमील पराजे साहब। वालेकुम अस्सलाम। जमील पराजे साहब, आपसे मेरे ख्याल है दूसरी या तीसरी दफा मुलाकात हो रही है। मुझे नहीं पता कि आप लोग ये जो मसले मसाइल हैं वो कितने हल हुए हैं, कितने अभी हल तलब है, क्योंकि मसला ये है कि अगर आपके मसले होंगे तो कारोबार मुतासर होगा, कारोबार मुतासर होगा, खासतौर पर सिंध और कराची का, तो पूरी मईशत पूरे पाकिस्तान की मुतासर होगी। तो अब आप फरमाइएगा कि कितने मसले मसाइल हल हुए हैं, ऑनलाइन का कितना कामयाब है ये एक्सपेरिमेंट। देखिए, हमने पहले दिन बात की कि ऑनलाइन कारोबार 5 से 10% लोग करते हैं, वो भी नहीं शुरू हो पा रहा। तो मसले मसाइल तो अपनी जगह पर उसी तरह जूं के तू खड़े हैं जिस तरह पहले दिन से थे। आज 1 महीना 11 दिन से ताजिरों को घरों पर बिठा दिया गया है। मुकम्मल लॉकडाउन ताजिरों के लिए है। बाकी आप देख लें कि किस तरह का लॉकडाउन है ये, कि पूरे हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे होते हैं। हमने 12 कहा कि हम जो है तमाम SOPs के मुताबिक सोशल डिस्टेंस के साथ हम आपके तमाम मामला सही रखते हुए अपना कारोबार शुरू कर लेंगे, लेकिन अभी तक हमें सिर्फ दिलासे और तसल्लियां दी गई हैं। आज छोटे ताजिर की हालत ये हो गई है कि वो बद से बदतर होती चला जा रहा है, गरीब से गरीब तर होता चला जा रहा है। उनके घरों पर चूल्हे बुझ चुके हैं। हमने कितनी दफा ये बातें बताई हैं, लेकिन ऐसा मालूम होता है सिंध गवर्नमेंट एक कान से सुनती है और दूसरे कान से। नहीं, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इनकी सियासी मामलात हैं। ये सियासी मामला जो समझ में आती है वजह ये है, वरना हमने तो यहाँ तक कहा था कि हमें 2 दिन का ही टाइम दे दें, 2-2 दिन दे दें हर कारोबार को, 1-1 दिन दे दें, 2 घंटे रोजाना कारोबार का टाइम दे दें, लेकिन खुदा के लिए हमें कुछ टाइम दे दें कि हमारे बच्चों के घरों पे, हमारे ताजिरों के अपने घरों पे बच्चों के लिए रोटी लेके जाए। लेकिन कोई बात नहीं सुनी जा रही। आज हमें पता चला है वफाक ने कोई पॉलिसी का ऐलान किया है छोटे ताजिरों के, लेकिन अभी तक हम सिर्फ बातें सुन रहे हैं। लेकिन जमील पराजे साहब, एक इशू जो सबसे बड़ा इस वक्त फेस करने पड़ रहा है कि SOPs पर आप तो अमल दरामद कर लेंगे, आपके साथ काम करने वाले लोग कर लेंगे, लेकिन जो लोग घरों से खरीदारी के लिए निकलेंगे उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हुकूमत उसकी जिम्मेदारी लेगी या ताजिर बरादरी उसकी जिम्मेदारी लेगी? ये उसकी जिम्मेदारी तो हुकूमत को लेनी चाहिए, शुरू से थी और लेनी चाहिए। मैसेज की जिम्मेदारी या मैसेज को कंट्रोल करना, SOPs पे अमल दरामद करवाना इतना आसान तो नहीं होगा ना? देखिए ना, जो दुकानें खुली हुई हैं, जिन दुकानों पे रोजाना कारोबार हो रहा है, जो दुकानें रोजमर्रा जरूरियात जिंदगी दुकानें हैं, अगर पहले दिन से उन पर सख्ती से अमल कराया जाता, मैं नहीं समझता कि आज जो है किसी भी SOPs के लिए रुकावट की जरूरत पड़ती।
لوگ خود بخود اس کو پریکٹس کو اپنا چکے ہوتے، لیکن شروع سے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی، صرف اگر کوئی بات کی جا رہی ہے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، کپڑے کا کام ختم ہونے والا ہے، یہ آج 4 روزے گزر چکے، 5 روزے گزر گئے، آج کپڑے کا کام، اب یہ بتائیں کپڑا کوئی خریدے گا؟ درزی نہیں ہے، درزی میسر ہو گیا تو بٹن نہیں ہے، دھاگا نہیں ہے، اس کے موازنات نہیں ہے، کس طرح سے یہ مسئلے تو ہیں، اور میں ویسے یہ بات عقل سے بالا تر ہے، کیونکہ ہمارے جیسے جو کنٹریز ہیں، جو ہمارے جیسے ممالک ہیں، جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، وہاں پر اسمارٹ لاک ڈاؤن ہی ڈویبل ہے، ورکیبل ہے۔ اگر آپ بالکل شٹ ڈاؤن کر دیں گے، مکمل کرفیو کا سما لگانے کی کوشش کریں گے، انتہائی سخت لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے، تو پھر دوسری طرف جو ہے وہ بیلنس نہیں رہے گا، تو ان چیزوں پہ بڑا بیلنس رہ کے چلنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک اور ایشو پہ جس پہ آپ سے مجھے بات کرنی، کیونکہ کل میں نے دیکھ لی تھی کہ جو وزارت صنعت کی جانب سے، یعنی حماد افضل صاحب جو کہ اس کے منسٹر ہیں، ان کی جانب سے چھوٹے تاجروں کے لیے ایک پیکج کا اناؤنس ہوا ہے، 75 ارب کا وہ پیکج ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بجلی کے بلز ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ 3 مہینے تک جو ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں دینے پڑیں گے۔ وہ 3 مہینے آج سے شروع نہیں ہوں گے، جب سے آپ کا کاروبار شروع ہوگا 6 مہینے کے لیے وہ ویلڈ ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ بہت ساری چیزوں میں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ KC جو کے الیکٹرک ہے، آلدو کہ وہ پرائیویٹائز ہے، لیکن اس سے بھی معاملات طے ہو رہے ہیں۔ یہ پورے ملک کے لیے آپ کس طرح سے مستفید ہوں گے، کراچی والے، سندھ والے، کیونکہ انہوں نے تو کہا ہے کہ آپ سے رابطہ ہوا ہے ابھی تک کوئی؟ نہیں، کوئی رابطہ نہیں ہوا، اور بڑے مزے کی آپ کو ایک بات بتاؤں، کہ الیکٹرک والے ڈیلی کی بنیاد پہ روزانہ کے الیکٹرک فون پر ایک میسج چلا رہے ہیں، ہر کسی کے ٹیلی فون کال پر کال آ رہی ہے کہ آپ جلد از جلد KC کے الیکٹرک کے واجبات پورے کریں، جلد از جلد بل بھروائیں۔ تو بتائیں، ایک طرف یہ بات ڈیلی کی بھی ہو رہی ہے، ایک طرف وہ کہتے ہیں یہ 3 مہینے کے بل آپ کے نہیں دیے جائیں گے، تو لوگ تو ادائیگیاں بھی کر چکے ہیں بہت سارے۔ لیکن یہ بات آپ نے بڑی اچھی پوائنٹ آؤٹ کی ہے اور بتائی ہے، کیونکہ کل ہی میں حماد افضل صاحب کو سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ کے الیکٹرک کے ساتھ بھی مشاورت جاری ہے۔ تو اگر کے الیکٹرک، جو اس کا ہمیشہ سے شیوا بھی رہا ہے، میں نے خود اس کو ایکسپیرینس کیا ہے، اگر وہ اس طرح سے اس وقت تنگ کر رہی ہے شہریوں کو یا چھوٹے تاجروں کو، تو میرا خیال ہے وہ کافی قابل مذمت چیز ہے، اور اس کا نوٹس گورنمنٹ کو لینا چاہیے۔ بالکل جمیل برادر صاحب، جہاں بات کریں SOPs کی اور کاروبار اوپن کرنے کے لیے، ایک بہت اہم چیز ہے، فوٹیج بھی سامنے آئی ہمارے کہ بہت سارے لوگ ایسے جو شٹر ڈاؤن کر کے کاروبار کر رہے ہیں، ابھی سے SOPs کی جو ابھی قانون نافذ ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو جب اجازت مل جائے گی تو تب SOPs کو فالو کرنا کتنا یقینی ہوگا؟ ذرا مسائل نہیں ہو جائیں گے؟ دیکھیں ایک میری بات سنیں، جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے، جس کے گھر پہ روٹی نہیں ہے، وہ ہر طرح کی مخالفت کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اگر آپ آسانی کے ساتھ کاروبار کرنے کی اجازت دے دیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا دکاندار ہے، ہم نے تو یہاں تک کہا ہے نا کہ اگر کوئی SOPs پر عمل نہیں کرتا اس کی دکان سیل کر دیں۔ آپ اس کی دکان سیل کر دیں، اس کی ہماری ذمہ داری ہے، کیسے نہیں کرے گا وہ SOPs؟ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ جمیل پراچے صاحب، آپ سے گفتگو ہم سے کرنے کا ہمارے مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں ضروری ہے کہ ان لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے، کیونکہ وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو کہ وفاق سمیت پنجاب یا دیگر جگہوں پر ہو رہا ہے، اور اس نظریے کے تحت ہو رہا ہے کہ جی اگر آپ نے مکمل لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئے تو معاشی طور پر جو ہے وہ آپ مستحکم نہیں ہو پائیں گے۔ اسلام آباد کی کیا صورتحال ہے؟ فیڈرل پہ ہم دیکھ رہے ہیں اقدامات وہاں پر ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کیسز میں آنے والے وقت کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ 261 جس میں آپ سے بات کری ہوں، 261 کووڈ-19 کے پیشنٹس ہیں جو کہ صرف اسلام آباد میں ہیں۔ DC اسلام آباد ہمارے ساتھ حمزہ شفقت موجود ہے۔ جی السلام علیکم حمزہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی۔ حمزہ صاحب مجھے ذرا بتائے گا کہ پہلے تو یہ بتا دیں، میں آپ کے اقدامات بعد میں چالوں گی، پہلے یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں اس وقت سب سے زیادہ جو سینسیٹیو ایریاز، افیکٹڈ ایریاز، ولنریبل ایریاز، ان کو ذرا آئیڈینٹیفائی کر دیجیے گا۔ اسلام آباد میں ہمارے جو مین بڑے ایریاز ہیں جن کو ہم ایپی سینٹرز کہتے ہیں وہ 4 ہیں۔ اس میں سے ایک بارک ہوا جس میں 30 کیسز ہیں، جس کو ہم نے سیل بھی کیا ہوا تھا پہلے، اور پھر اس میں سے 20 کے قریب جو ہے ریکور کر گئے لوگ۔ اس کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا ہمارا چیلنج ہے وہ ہمارا ترلئی ہے۔ ترلئی جو ترامبی چوک ہے وہاں پر ہمارے 28 کیسز ہیں۔ اس کے علاوہ شاہ اللہ دتا میں ہمارے کیسز ہیں۔ I-10 ہمارا 4تھے نمبر پہ سب سے زیادہ کیسز والے ہیں، اور اب جو نیا ایپی سینٹر ڈیولپ ہو رہا ہے وہ F7 مرکز ڈیولپ ہو رہا ہے، جس میں ہم نے جتنے ٹیسٹ کیے ہیں ان میں سے 50% سے زیادہ لوگ پازیٹیو آئے ہیں، جو کہ کل کی لائن لسٹ میں شو ہوں گے۔
ٹھیک ہے. تو مینلی یہ ہمارے 4 مین ایریا. F7 کی کیا مطلب، یہ آؤٹ اسکرٹ تو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ SOPs کو پہ عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں، لیکن F7 اچھا پوش ایریا ہے، یہاں پر یہ انتہائی سینسیٹیو ہونے کی یا کیسز آنے کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ F7 کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد باب الاسلام، اس میں جو خطیب ہیں ان کے والد صاحب کی کورونا سے ڈیتھ ہوئی، اور وہ خود بھی، حالانکہ ان کو خود بھی پازیٹیو ہوا، ان کی فیملی کے 7 لوگوں کو پازیٹیو ہوا، اور وہ تو بٹگرام میں ہی رہے، لیکن ان سے جو ملنے والے لوگ آتے رہے جاتے رہے، ان کی فیملی کے لوگ، وہ مسجد میں نماز وغیرہ پڑھاتے رہے، اس کے ارد گرد یہ جگہ پھیلنی شروع ہوئی. وہاں سے ہمیں لیڈ ملی تو ہم نے ایک چینل والوں کو چیک کیا، اس چینل کے 7 بندوں کو پازیٹیو نکلا، ایک پرائیویٹ چینل کو. اس کے بعد اس سے ایک اور لیڈ ہمیں ملی، تو اس میں کرتے کرتے 20 کے قریب لوگ پازیٹیو ہمارے نکل آئے. اچھا حمزہ صاحب، میں اسی طرف آ رہی تھی، جو میڈیا ہاؤسز کا پرابلم شروع ہوا ہے، جس کا آپ نے بھی ابھی نشاندہی کی ہے اور کل ہم نے بھی اپنے پروگرام میں اس پہ بات کی تھی، تو دیگر میڈیا ہاؤسز کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو ان کی مینجمنٹ ہے، ان سے آپ نے رابطے کیے ہیں کہ وہ بھی عوام اپنے امپلائیز کے لوگوں کے ٹیسٹ کرائیں؟ اور پھر جی، ہم نے نہ صرف رابطے کیے ہیں بلکہ ہم نے ایک تو خود بھی ڈس انفیکشن کیمپین کروائی، ہم نے نوائبس میں کرائی، ہم نے سما ٹی وی میں کرائی، ہم نے سچ ٹی وی میں کرائی، ابھی ہم نے ایکسپریس نیوز میں بھی کروائی، اس کے بعد یہ ARY میں بھی ہم نے کروائی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا اونر جو ہیں وہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہے اپنے ورکرز کے لیے. ان کے ورکرز بالکل جس طرح ہم لوگ فرنٹ لائن پہ ہیں، اس طرح ان کے ورکرز بھی فرنٹ لائن پہ ہیں. اب دیکھیں جیسے شاہ اللہ جیسا ہم نے سیل کیا ہوا ہے، تو سیلڈ ایریا کے اندر ہمارے ساتھ لوگ میڈیا کے موجود تھے جو بغیر پروٹیکشن کٹس کے اندر ویڈیو فوٹیجز بنا رہے تھے. بالکل صحیح. اچھا سب PTV رہ گیا میرا خیال ہے، اب آپ نے PTV پہ بھی کرانا ہے. اچھا، دکانداروں کے مسائل ہیں، کچھ دکانداروں کے مسائل ہیں کافی ذرا، چونکہ جب سے رمضان شروع ہے تو فروٹس کی قیمتوں، سبزی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے. ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں پورے پاکستان میں اضافہ ہوا ہے. اسلام آباد کی سبزی منڈی، دکانداروں کے مسائل، ایک دفعہ پھر شیڈیول چینج کیا گیا دکانداروں کا، کیا اس میں مزید تبدیلی ہے متوقع یا ابھی اسی پہ کاربند رہیں گے؟ تو جہاں تک پرائز کا سلسلہ ہے تو پرائز کا جو ہے نا پہلے 5 دن ہسٹوریکل ڈیٹا یہی کرتا ہے کہ ہر سال پہلے 5 دن رمضان کا ریٹ ایک دم اوپر جاتا ہے کیونکہ پرائسز جو ہیں وہ لوگ پینک بائنگ کرتے ہیں. ابھی جو ہم نے پیٹرن دیکھا ہے، میں ابھی کچھ عرصے میں تھوڑی دیر میں ٹویٹر پہ بھی شیئر کر دوں گا، سوشل میڈیا پہ، ہمارا پیٹرن الحمدللہ نیچے جا رہا ہے. ہمارے میجسٹریٹ 17 میجسٹریٹ دن رات کام کر رہے ہیں. ابھی ان 3-4 دنوں کے اندر ہم نے تقریباً 12 لاکھ سے جرمانے کیے ہیں اور 1100 سے زائد دکانوں کی ہم نے انسپیکشن کی ہیں. تو انشاءاللہ یہ تو ہم پرائس انشاءاللہ ہم کنٹرول کر لیں گے. ہم فری ڈلیوریز بھی کروا رہے ہیں، ہم نے لوکل جو بڑے بڑے کیش اینڈ کیری سینٹرز ہیں ان کے تھرو بھی فری ڈلیوریز کرا رہے ہیں، اپنی درست دام ایپ کے تھرو بھی کرا رہے ہیں. وہ ہمارا کام ایک چل رہا ہے. جہاں تک اسکیجول کی آپ نے بات کی ہے، ایک اسکیجول کا ایشو یہ ہے کہ ہم اسلام آباد میں وہی فالو کرتے ہیں جو پنجاب ایز اے ہول فالو کر رہا ہے یا پنڈی فالو کر رہا ہے. کیونکہ پنڈی اگر 5 بجے بند ہو رہا ہے اور ہم اگر 9 بجے بند کرتے ہیں تو پھر بہت زیادہ انفلو دوسرے شہر سے ہمارے اندر آنا شروع ہو جائے، تو اس کے لیے پھر ہمارے لیے مزید ڈسپلن لے کے آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو فی الحال تو ہمارا یہ اسکیجول رہے گا. چونکہ ہم آپ کو فالو بھی کرتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ سے سوشل میڈیا پہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں، آپ بتاتے رہتے ہیں کہاں پہ چیزیں سستی ہیں، کہاں پہ سستے بازار ہیں، اور اگر وہاں پر کوئی فالو نہیں کر رہا ہوتا تو آپ لوگوں کے ایکشن بھی نظر آتے. اب اگر رمضان ہے، اب اگر لوگوں کو کچھ سستا سامان خریدنا ہو، سستی سبزیاں ہو گئی، سستے فروٹ ہو گئے، تو وہ کہاں جائیں گے اور کیا آپ جو رمضان بازار سے ان کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ دیکھیں، رمضان بازار اور سستے بازار کو نہیں لگے. ایک تو ہم نے یہ کام کیا ہے کہ ہم نے ایک ایپ متعارف کرائی ہوئی ہے جس کو تقریباً 7-8 مہینے ہو گئے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں درست دام ایپ. اس ایپ کے ذریعے آپ یہ تمام چیزیں اپنے گھر میں سبزی منڈی سے ڈائریکٹلی اپنے گھر میں منگوا سکتے ہیں اور وہ سرکاری ریٹ میں بھی ملتی ہیں اور ان کی کوالٹی بھی ہم انشور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ابھی ڈیلی کی بنیاد پہ ہمیں صرف 300 آرڈر مل رہے ہیں، جبکہ ہم 1000 کے قریب فیملیز کو اس کے اندر آرڈر دے سکتے ہیں. تو اگر تو 1000 فیملیز اگر ڈیلی اس پہ آرڈر دینا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جو سستے بازار کا جو آلٹرنیٹو تھا تو وہ ہو جائے گا. دوسرا ہمیں پتہ ہے کہ لوگ صرف موبائل ایپس سے استعمال نہیں کرتے، تو ہم نے موبائل نمبرز کے تھرو جو اسلام آباد کے 30 بڑے کیش اینڈ کیری سینٹرز ہیں وہاں سے بھی فری ڈلیوری سٹارٹ کروا دی ہے. اس کی وجہ سے اب اسلام آباد کا اربن ایریا جو ہے وہ آلموسٹ سارا کور ہے. اگر کسی کو بھی سستے ریٹ کے اوپر چیزیں چاہیے تو اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیٹرول لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اسٹاف کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گھر بیٹھے بیٹھے چیزیں منگوائیں. ایک امپورٹنٹ چیز ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں بالکل شروع میں ہمارے پاس دیکھ رہے تھے ہم کہ جب آغاز ہوا کوارنٹائن کا یا پھر پابندیاں نافذ کی گئیں، جب جزوی لاک ڈاؤن ہوا تو اسلام آباد انٹری کے لیے بڑی سخت چیکنگ تھی، دوسرے شہروں سے یا پھر ٹرانسپورٹ کا آنا یا
गाड़ियों पे ट्रैवल करना बड़ा सख्त था, लेकिन ग्रेजुअली इसमें काफी हद तक नरमी हो गई है। गाड़ियों को अब चेक करना उस तरह से मामूल के मुताबिक नहीं रहा। और इसके साथ साथ एक और शिकायत कि शटर डाउन कारोबार चल रहा है, दुकानों का कारोबार शटर बंद होता है और अंदर कारोबार चल रहा होता है। इसके खिलाफ अगर एक्शन या किसी ने शिकायत करी तो क्या जराए हैं जिनके जरिए शिकायत की जा सकती है? लेकिन जहां तक आपने ये कहा है ना कि इस्लामाबाद के एंट्री एग्जिट के ऊपर हमने थोड़ी नरमी की है, वो हमने इसलिए नरमी की है कि इस्लामाबाद उसकी सख्ती की वजह से हमारी जो फूड सप्लाईज थी और जो हमारी इंडस्ट्री थी वो सफर कर रही थी। वैसे शुरू में जब हमने सख्ती की तो हमारे कई आइटम्स जो हैं, जैसे कि आटा है, आपको पता है कि पिछले महीने लॉकडाउन के शुरुआत में आटे की एकदम शॉर्टेज हुई, दालों की शॉर्टेज हुई, चीनी एकदम गायब होना शुरू हो गई। इस वजह से हमने फिर ये वाला लॉकडाउन जो है ना इसको चेंज किया, अपना जो रवैया है इसको बदला। और अब तो इस्लामाबाद तकरीबन आपको पता ही है तकरीबन पूरा खुला हुआ है, 48 किस्म की एग्जेम्पशंस हैं, पूरी फेडरल सेक्रेटेरिएट भी चल रही है, क्योंकि उसके बगैर चारा नहीं था हम पूरा इस्लामाबाद बंद अगर कर दें तो फिर उसके और थैंक यू वेरी बहुत शुक्रिया हमजा शौकत साहब, हमें टाइम देने का भी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से बात करने का भी। इस वक्त टाइम हमारे पास कम है और साहबजादा हमारे पास कोई ये बिल्कुल साहबजादा जहांगीर है, तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म बराए बैरूनी सरमायाकारी, लंदन से हमारे साथ बरतानिया से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी सलाम, आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। साहबजादा जहांगीर खान साहब, हम जानना ये चाहेंगे कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है, बैरूनी सरमायाकारी बड़ी अहम होगी, बहुत क्रिटिकल वक्त है पूरी दुनिया के लिए, तो वज़ीर-ए-आज़म का ये इक़दाम पाकिस्तान की मईशत को एक नई डगर पर लेके जाएगा, एक नया ट्रेंड सेटिंग इनिशिएटिव है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए जी, इकोनॉमिकली जो बातें हैं और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की हैं, इनको तो जरा अभी आप सेकंड स्टेज पे कर दें। पहले तो यहाँ हमें सबको अपनी जिंदगी की पड़ी हुई है कि हम जिंदा भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बिकॉज ये एक ऐसी कोरोना वायरस एनिमी है जिसको ना हम देख पा रहे हैं ना जिसको हम समझ पा रहे हैं। दुनिया के साइंटिस्ट लगे हुए हैं, हर किस्म की वैक्सीन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसकी तरह तरह चीजों के ऊपर वो टेस्टिंग कर रहे हैं, जानवरों के ऊपर, लोगों के ऊपर, और अभी तक कोई वैक्सीन सामने नहीं आई है। तो सबसे टॉप प्रायोरिटी जो है वो है इस वक्त कोरोना वायरस, और उसका आपको देखिए आज फिगर्स पता लगे होंगे कि 2 मिलियन 2.9 मिलियन डेथ इस वक्त हो चुकी है दुनिया में। और अमेरिका जो इतनी एडवांस कंट्री, इतना उनके पास पैसा, इतनी मेडिकल फैसिलिटीज, दुनिया भर की सहूलतें उनके पास, 57,000 डेथ अभी तक वहां रिकॉर्ड हो चुकी हैं और 25,000 यूके में हो चुकी है, जब यूके की पॉपुलेशन पाकिस्तान से आधी से भी कम है। तो इसमें तो सबसे पहले आप बहुत बड़ा क्रेडिट दीजिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की अवाम को, कि माशाल्लाह से उन्होंने इस तरीके से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करी कि हमने अपने आप को प्रोटेक्ट रखा। बिकॉज हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली 331 लोग आज की रिपोर्ट है जो हमारे यहाँ डेथ हुई है। अच्छा साहबजादा जहांगीर साहब, मुझे बताएगा कि वो बड़ी तादाद गैर मुल्की ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो कि पाकिस्तान आना चाह रहे थे, अब फ्लाइट्स भी उनको लाने के शुरू हो गई हैं, तो क्या वो तमाम एहतियाती तदबीर के तहत तो वो बड़ी कुछ कंप्लेंट्स भी आ रही हैं, लेकिन अभी भी कितनी बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की, ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो कि फंसे हुए हैं यूके में और वो वापस आना चाह रहे हैं? बिल्कुल, वो वापस आना चाह रहे हैं, यूके से भी, यूरोप से भी, मिडल ईस्ट से भी, हर जगह से वापस आना चाह रहे हैं। तो देखें जी, इसके अंदर पूरी गवर्नमेंट, फॉरेन ऑफिस, शाह महमूद कुरैशी, जुल्फी बुखारी ओवरसीज मिनिस्टर और हमारी पूरी गवर्नमेंट और यहाँ पे हमारे सारे हाई कमीशन, सब इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। हमने सब ने यहाँ पे लिस्टें लोगों की बनाई हुई हैं और अकॉर्डिंगली जो प्रायोरिटी बेसिस पे हैं उन लोगों को हम पहले उसमें डाल रहे हैं। प्रायोरिटी पे कौन है? प्रायोरिटी पे वो लोग हैं जो ज्यादा वनरेबल हैं, बुढ़े हैं, बुढ़ियां हैं, तकलीफों में हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड टू लिव हियर। फिर उसके पास स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स वो हैं जो यहाँ पढ़ने आए हुए थे और यहाँ ना उनके पास नौकरियां, ना रहने को है, ना खाने को है, उनको वापस जाना है। इस तरीके से हम जहाज में कर रहे हैं और आपको मालूम है जहाज में 300 सीटें होती हैं और वो 300 सीटें भी पूरी नहीं भरी जा रही हैं, बिकॉज PIA का जो क्रू है, स्टाफ मेंबर्स हैं, उनकी भी सेफ्टी देखनी होती है, वो उसके ऊपर
प्रोटेस्ट करते हैं के साथ एक दूर एक दूसरे से इंसान बैठे जहाज के अंदर, एक सीट बीच में खाली होनी चाहिए। तो आज एक PIA का जहाज लंदन से जाना था जो पोस्टपोन्ड हो गया है और अब ये 1 तारीख को इंशाल्लाह जाएगा यहाँ से। तो ये डे टू डे आवर टू आवर चेंजेस हो रही हैं और लोग समझ रहे हैं डिफिकल्टीज, उनको मालूम है ये क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हमारे रिसोर्सेज देखिए, ये ना भूलिए कि पाकिस्तान के रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। हमारी सबसे बड़ी जो बजट होती है, आज तक कभी कंसंट्रेशन हुआ ही नहीं था हेल्थ और एजुकेशन पे। अगर वो होता तो फिर सूरत हाल हमारी बहुत दूसरी होती। तो इस सारे सूरत हाल के अंदर जिस तरह हम टैकल कर रहे हैं, हमारी पूरी कोशिशें हो रही हैं बाहर भी और अंदर भी कि हम पूरे पाकिस्तानियों को जो वहां से वापस आना चाहते हैं उनके लिए सहूलतें पैदा कर रहे हैं और जो यहाँ से जाना चाहते हैं। बेशक आपकी सहूलतें आप लोग कोशिशें कर रहे हैं, यू आर मेकिंग ऑल योर एफर्ट्स, बट स्टिल देयर आर सम कंप्लेंट्स। मैं देख रही थी कुछ वीडियो क्लिप्स वायरल हुए कि उन्होंने कहा है कि जी जो एयरप्लेन्स हैं वहाँ पे, जो मुझे नहीं पता कि अगर वहाँ पे क्या ऐसा SOP है, लेकिन उनका कि हमसे ज्यादा चार्ज किया है कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी, और हमें सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से हमारी सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, वो ही उसी तरह से कंजस्टेड, उसी तरह से सीट बाय सीट। तो क्या इस पर भी किसी ने आपसे राब्ता किया है, आपके इल्म में आई है ओवरसीज पाकिस्तानियों की ये कंप्लेन? ये क्लिप मैंने भी देखा, मुझे इस क्लिप का मालूम नहीं था, कंप्लेन किसी ने करी मगर मैंने क्लिप देखा। देखिए, मैं लोगों से सिर्फ एक दरख्वास्त करूंगा कि ये आप समझ लीजिए एक तरह की थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई है। अब थर्ड वर्ल्ड वॉर जो छिड़ी हुई है उसमें ये मत पूछिए कि क्या आपको डिफिकल्टी 1-7 घंटे में पड़ गई थी, तो यहाँ से पाकिस्तान का 7 घंटे का रास्ता है। शुक्र कर लीजिए कि आपको सीट मिल गई, शुक्र कर लीजिए जहाज मिल गया और आप चले गए। यहाँ लिस्ट है बीबी 3-3, 4-4 हजार लोगों की, और उसमें से पिक करने होते हैं 200, 250, 300 लोग एक जहाज के लिए। तो मैं तो न्याज बांटूंगा, अल्लाह ताला का शुक्र करूंगा कि कम से कम मुझे उस जहाज में सीट मिल गई, मैं चला गया। अब उसके बाद भी अगर आप कंप्लेन करेंगे, उसके बाद भी आप कहेंगे हमें ये फैसिलिटी नहीं मिली और हमें वो नहीं मिला। वो ये कह रहे हैं कि हमें ये कह के एक्स्ट्रा चार्ज किया गया है हमसे, वी हैव पेड फॉर दैट। तब की एक्स्ट्रा चार्ज तो मुझे नहीं मालूम, ये तो PIA आप तो ज्यादा मेरे ख्याल से मुनाफा। ठीक है, ये PIA के किसी ऑफिशियल से जानने की कोशिश करेंगे। सरदार आमिर जहांगीर खान साहब, पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी तादाद में बरतानिया में मौजूद है और जो कि जॉब्स का इस वक्त इशू है, एक तो सबसे पहले ये है और जैसे फंसे हुए पाकिस्तानी, लेकिन साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के तर्जुमान भी हैं आप। तो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो बरतानिया में है उनकी वेलबींग के लिए आप क्या एफर्ट्स कर रहे हैं, और हमारे वो तमाम लोग जो टॉप टियर में हैं, हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बरतानिया में, हमारा सफारत खाना है, वहां पर क्या इकदाम हो रहे हैं? देखिए जी, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये हुई कि ये कर रहे थे कि जो लोग बहुत ज्यादा मरते जा रहे थे उनको ये बैग्स में डाल के एक प्रपोजल ये भी था कि इनको जला दिया जाए। तो हमने इसके ऊपर बकायदा पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पे मूव करवाई कि नहीं साहब, हमारी बॉडियां जो है मुसलमानों की वो अलग हैंड ओवर की जाएं और हम उनका बरियल खुद करेंगे। ठीक है। तो वो पार्लियामेंट में से परमिशन हमें मिली, हमें इजाजत मिली कि हम कब्रिस्तान में 10 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते, मगर हम अपनी जो भी हमारा अजीज है उसको हम लेके जाएंगे और प्रॉपर तरीके से उसका हम वहां जनाजा करेंगे। तो हम यहाँ पर पूरे लगे हुए हैं, मगर यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट जब कोई डायरेक्टिव देती है, चाहे आप ओवरसीज पाकिस्तानी हो, चाहे आप इंडियन हो, चाहे आप यूरोपियन हो, सब लोग फॉलो करते हैं। और फॉलो क्या चीज कर रहे हैं? वो एक चीज कर रहे हैं, स्टे इंडोर। जब बहुत सख्त आपको जरूरत पड़े कुछ खाने पीने की कि मेडिसिन लाने की, तो एक आदमी बाहर जाए और उसको खरीद के ले आए। देखिए जी, आज भी वार्निंग दी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और उसमें वार्न किया है अगेंस्ट प्री मेच्योर रिमूवल ऑफ लॉकडाउन। अभी आप लॉकडाउन को मत खत्म करिए, जितना मेंटेन कर सकते हैं, जहां कर सकते हैं मेंटेन, उनको करिए। मगर हम समझते हैं पाकिस्तान की वो इकोनॉमी नहीं है जो बाहर मुल्कों वालों की है। अगर हम कंप्लीटली लॉकडाउन कर देंगे तो हम बहुत तकलीफ में डाल देंगे जो हमारी अवाम है। उनको खाने पीने को कहां से मिलेगा? वो तो डेली बेसिस पे कमाते थे। आज भी देखिए पार्लियामेंट ने अप्रूव किए हैं 75 बिलियन रुपीस का एक पैकेज। वो पैकेज वो है
जो लोगों को रोज जो लोग कमाते थे अब वो नहीं कमा पा रहे हैं, ये उनको पैसे बांटे जाएंगे। तो इस वक्त मैं ये आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी जितनी सिविल सोसाइटी है पाकिस्तान के अंदर, वो सब मिलकर आपस में एक दूसरे का हाथ बटाएं तो ये चीज हम इसको खत्म कर पाएंगे। एक गवर्नमेंट पर मत डिपेंड करिएगा, गवर्नमेंट कब तक करेगी, हम सब ने मिलके करना है। यहाँ पे क्या हो रहा है इंग्लैंड में, हम सब मिलके कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट का हाथ बटा रहे हैं, हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं, बिल्कुल सही बात है, आपने बड़ी अच्छी बात किया हुआ है। बहुत शुक्रिया साहबजादा जहांगीर साहब हमसे बात करने का, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है। हम टोटली डिपेंड कर लेते हैं गवर्नमेंट्स के ऊपर, हुकूमतों के ऊपर, और पूरा तकिया हमने किया हुआ होता है कि जी जो करना है अब हुकूमत ने करना है, हमने कुछ नहीं करना, अवाम ने कुछ नहीं करना। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का आपको हाथ बटाने की जरूरत है। ये कोई ऐसी तकलीफ, ऐसी मुश्किल, ऐसी परेशानी नहीं है जो किसी की वजह से या हुकूमत की वजह से ये हम पर आई हो, या हुकूमत या कोई और इसका जिम्मेदार हो। ये एक मुश्किल है, एक तकलीफ है जो अल्लाह की तरफ से है, उसमें हम सब मिल के, चाहे हुकूमत चाहे अवाम, जब तक मिल के हम आगे नहीं बढ़ेंगे, एक दूसरे का हाथ नहीं बटाएंगे और एक दूसरे को मुद्दे इल्जाम नहीं चलाएंगे। यहाँ पे ये मुद्दे इल्जाम की जो पॉलिटिक्स, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, इन चीजों से निकलेंगे। इन चीजों के लिए तो उम्र पड़ी है, बारहा इस बात पे कहा तो जा रहा है, लेकिन हम बहुत सारे हल्कों में देख रहे हैं अमल नहीं हो रहा। और पाकिस्तान में कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स है 14,000 से ज्यादा इनकी तादाद है, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अब 3,000 से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जो सेहतयाब होकर घरों को लौट चुके हैं। हमारे जितने भी हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, हमारी क़यादत है, बारहा ये बात कही गई है, बरबरा इसका इज़हार किया गया है कि हमारा हेल्थ सिस्टम इतनी कैपेसिटी नहीं रखता कि हम बड़े पैमाने पर कोरोना मुतासरीन को या इस पेंडेमिक में रिस्पॉन्ड कर सकें। बड़े बड़े अच्छे और बड़े बड़े स्टेबल मुल्कों का, माशी तौर पर बहुत हेल्दी ऐसे ममालिक जिनका सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा था कि पूरी दुनिया में उनकी मिसाल दी जाती थी, वो भी सर्वाइव नहीं कर सके, वो भी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं कर सके। तो हमारे यहाँ जो पॉलिसी इख्तियार की गई वो यही है, आप घरों में रहें ताकि हम अपने उस हेल्थ सिस्टम के ऊपर बोझ ही ना बनने दें। हम कोरोना को पहले टियर पर ही रोकने और उसको वहीं पर खत्म करने की कोशिश करें ताकि इसका फैलाव ही मुमकिन ना हो। और फैलाव को रोकने के लिए ही समाजी फासले का कहा गया है और घरों में रहने के लिए कहा गया है। चाहे आप इबादत कर रहे हो, आप खरीदारी कर रहे हो, आप घरों में मौजूद हो, आपने ट्रैवल करना हो, तो जो बुनियादी SOPs आपको बताए गए हैं सिर्फ उन पर अमल कीजिए। ये गारंटी है आपके महफूज रहने की। बाकी जैसे हम कहते हैं कि हमारा ईमान है कि अगर बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से है तो शिफा भी अल्लाह ताला ही अता करता है, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें बीमारी से बचने के लिए एहतियात करने के हवाले से भी अहकाम दिए हैं। दूसरी बात इलाज के लिए भी कहा गया है। आपने गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करना, तो ये ना सोचिएगा कि अल्लाह ना करे कि अगर आप में ऐसी कोई अलामत है और ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो गवर्नमेंट से आपको कोई टेलीफोन कॉल आएगी और कोई आपको हॉस्पिटल लेके जाएगा। अगर हमारे सामने बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने खुद से भी टेस्ट करवाएं। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये भी मत सोचिएगा कि अगर आप खाते पीते हैं, घराने से आपका ताल्लुक है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो खुदा